हेलो एवरीवन। अभी हम लोगों ने 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ी होगी जिसमें कहीं ना कहीं ये चर्चा चल रही है कि गवर्नर की जो पावर है उनको कर्टेल किया गया है। राइट। और जो अभी रिसेंट में जजमेंट आया है तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस जो स्टेट गवर्नमेंट है तमिलनाडु की, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। लैंडमार्क क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस वैसे ही हैं जैसे कि केशवानंदा भारती केस के थे। केशवानंदा भारती केस ने कहीं ना कहीं वहाँ पे डेमोक्रेसी के सेफगार्ड के लिए जो एक वॉल क्रिएट करी है, उसी तरह की एक वॉल एक्चुअल में कहीं ना कहीं इस जजमेंट ने भी क्रिएट कर दी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ फेडरलिज्म। कि जो कहीं ना कहीं गवर्नर को एज अ पपेट के तौर पे सेंटर के द्वारा जो यूज़ किया जाता था, ठीक है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पर्पस के लिए जो यूज़ किया जाता था, वो मिसयूज़ होने के जो चांसेस थे वो काफ़ी हद तक अब नेग्लिजिबल कर दिए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने। इसी वजह से इसका जो कंपैरिजन है वो हम कह सकते हैं कि वो नियर बाई केशवानंदा भारती केस के ही जैसे है। अब समझते हैं आखिर हुआ क्या था। एक्चुअल में जो तमिलनाडु के गवर्नर थे उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से कई सारे बिल पेंडिंग, लगभग 12 से ज़्यादा बिल पेंडिंग पड़े हुए थे पिछले 2 साल से। और उसी चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है उसने वहाँ पे पिटीशन फाइल करी हुई थी। इस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने सरप्राइजिंगली एक सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो आर्टिकल 142 है, इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया। अब यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ आती है कि 142 का इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया, उसने उसके यूटिलिटी के जो एस्पेक्ट हैं उनको बहुत वाइडर कर दिया। क्योंकि हम लोगों ने जब भी आर्टिकल 142 की बात करी है तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो पब्लिक इश्यूज हैं, ठीक है, जो पब्लिक इंटरेस्ट है उनकी सिक्योरिटीज़ के एस्पेक्ट्स को ज़्यादा देखा है एज कंपेयर टू किसी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन के लिए 142 का इस्तेमाल नहीं देखा है। जैसे अगर हम 142 की बात करें तो एक बहुत फेमस सा केस रहा है भोपाल गैस ट्रेजेडी का, या अयोध्या का, या सपोज जो लिकर बैन नियर बाय द हाई, वहाँ पे जो हाईवेज हैं उनके पास में। तो 142 का जो एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट अपने आप में काफ़ी बड़ा हो गया इस जजमेंट के बाद से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे कुछ इश्यूज थे उनके ऊपर डिस्कशन हुआ है। उन इश्यूज से पहले हम लोग समझते हैं कि गवर्नर की आखिर पावर क्या थी। तो हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अंडर आर्टिकल 200 गवर्नर के पास बिल के कॉन्टेक्स्ट में कुछ पावर है, जिनमें से पहला है कि वो बिल, अगर उनके पास कोई बिल आता है लेजिस्लेचर से, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल से, तो वो उसको स्वीकृति दे देते हैं और वो पास हो जाता है, ग्रांट मिल जाती है उसको। ठीक है। सेकंड है विदहोल्ड कर देना, यानी कि वो स्वीकृति उससे मना कर देते हैं तो वो बिल वहीं खारिज हो जाता है। तीसरा था कि वो बिल को रिकंसिडरेशन, यानी कि वो पुनर्विचार के लिए विधान, वहां पे राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकते थे और राज्य विधानमंडल उस पे पुनर्विचार करके सेम तरीके से पास करके वो वापस इनको गवर्नर को भेज देता था। अब गवर्नर के पास यहाँ पे दो ऑप्शन थे कि वो उसको पास कर दे, ठीक है, या विदहोल्ड कर दे, या राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखते। ठीक है। तो वो बिल को, चौथा उनके पास ऑप्शन रहता था कि वो राष्ट्रपति के लिए बिल सुरक्षित रख सकते थे। ये चार चीजें थी। अब इन्हीं के यूटिलाइजेशन की वजह से यहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। हम लोगों ने क्लास में पढ़ा भी था कि गवर्नर के ऊपर कोई टाइम बाउंड वहां पे लिमिटेशन नहीं है कि गवर्नर को एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वहां पे बिल पास करके देना पड़ेगा। और इसी वजह से यही सेम कंडीशन प्रेसिडेंट के लिए भी है। और इसी वजह से हम लोग इस चीज को बोलते थे पॉकेट वीटो, कि पॉकेट वीटो का मतलब है नो एक्शन हैज बीन टेकन, कि उनके द्वारा कोई भी किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। राइट। अब इनकी वजह से यहाँ पे 3-4 प्रॉब्लम राइज हुई। पहला सवाल हुआ, क्या गवर्नर के पास इनफाइनाइट पीरियड के लिए किसी बिल को पेंडिंग डालना अलाउड है, यानी कि पॉकेट वीटो है। दूसरी चीज यहां पर डिस्कस हुई कि अंडर आर्टिकल 200 इज गवर्नर इज ऑब्लाइज्ड टू रीसेंड अ बिल टू लेजिस्लेटिव असेंबली विद रीजनिंग, और कैन दे सिंपली सेज दैट दे आर विद होल्डिंग द एसेंट, यानी कि बिना किसी कारण के वो विद होल्ड यानी कि स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं, या जब वो विद होल्ड कर रहे हैं तो उन्हें रीजन वहां पे लिखना पड़ेगा। ये सवाल यहां पे उठा, यानी कि बिना किसी तर्क के क्या विद होल्ड कर सकता है। तीसरा है कि व्हेन कैन अ गवर्नर सेंड अ रीपास्ड बिल विच हैज प्रीवियसली withheld assent फ्रॉम टू द प्रेसिडेंट फॉर assent, कि मान लो अगर कोई बिल रिकंसिडरेशन के लिए भेजा गया, पुनर्विचार के लिए, और वो पुनर्विचार होके फिर से पास करके गवर्नर के पास आ गया, तो क्या गवर्नर अब इसको राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है? ये सवाल उठा।
और चौथा चीज वो तमिलनाडु के कॉन्टेक्स्ट में कि तमिलनाडु में जिस तरीके से गवर्नर ने रोल प्ले किया है तो वो एक्चुअल में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं है, इस पे सवाल उठा। अब हमारे लिए क्या काम का है? पहली चीज, जिस तरह के स्टेटमेंट इसमें आए हैं वो स्टेटमेंट हमारे काम के हैं, यानी कि हम जब आंसर लिखेंगे तो हमारे आंसर राइटिंग में वो चीज़ दिख सकती है और वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगी जब भी हम गवर्नर के आंसर लिखेंगे। जैसे पहला कि यहाँ पे इस केस में बोला गया कि गवर्नर मस्ट बी अ फ्रेंड, गाइड एंड फिलोसोफर टू द स्टेट, नॉट अ हिंड्रेंस। कि गवर्नर का रोल हमेशा से राज्य के लिए एक दार्शनिक तौर पे, एक दोस्त के तौर पे, एक वहां पे मार्गदर्शक के तौर पे वहां पे होना चाहिए, ना कि वो एक समस्या उत्पन्न करने वाला व्यक्ति बने। तो पहली चीज तो यहां पे ये बोली। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पे इन्होंने बोला, जस्टिस पारदीवाला ने, कि गवर्नर के पास कोई भी एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो नहीं है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में और हमने क्लास में इनफैक्ट ये चीज़ बोली भी थी तुम लोगों से कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी पॉकेट वीटो या एब्सोल्यूट वीटो या सस्पेंसिव वीटो लिखा नहीं है। ये कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जस्ट एक इंटरप्रिटेशन मानी जाती है। तो यहां पे क्लियरली ये चीज़ बोल दिया कि अब तो इन्होंने साफ मना ही कर दिया कि भाई साहब पॉकेट वीटो नहीं है, एब्सोल्यूट वीटो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है उनके पास में, ठीक है। और फिर उसके बाद उन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली, उन्होंने ये बोला कि हमेशा गवर्नर को जो है, गवर्नर मस्ट फॉलो द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि आर्टिकल 163 में जो बात होती है उसके लिए उन्होंने बोला कि हमेशा उनको इस चीज को, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो एडवाइस होगी उसको फॉलो करना होगा। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं, बाकी और भी हैं जो इसको तुम अपना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हारे काम की हैं, एटलीस्ट जो तुम्हें बहुत जरूरी है नोट करना, वो हमने तुम्हें बता दिया। अब हुआ क्या है, इसका आउटकम क्या निकला और इसके क्वेंसिक्वेंसेस कहां तक जाएंगे। क्वेंसिक्वेंसेस के बारे में अभी तक बहुत कम लोगों ने बात करी है। मेरा जो इसका पर्पस था वो क्वेंसिक्वेंसेस था कि ये जजमेंट, जैसे हम लोगों ने रंगनाथ रेड्डी केस के बारे में पढ़ा था, याद होगा कि जब हम लोग डीपीएसपी पढ़ रहे थे तो रंगनाथ रेड्डी केस का हमने जिक्र किया था कि रंगनाथ रेड्डी केस ने वहाँ पे जिस तरीके से जो फिजिकल गुड्स की इंटरप्रिटेशन करी थी, उसने वो रायता फैलाया था जिसको समेटते समेटते अभी 2024 में समेटा गया, राइट। इसी तरीके से ये जजमेंट ने जो पेंडोरा बॉक्स ओपन किया है, इस पेंडोरा बॉक्स की वजह से जो समस्याएं आने वाली हैं वो अभी उस पर कोई नज़र नहीं डाल रहा है। अभी उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पे आउटकम क्या हुआ, ठीक है। अगर यहां पे देखा जाए, सबसे पहली चीज यहां पे बोला गया कि जब भी अगर वहां पे कोई बिल आता है गवर्नर के पास, ठीक है, तो गवर्नर, जो सरकार ने एडवाइस किया, सरकार ने एडवाइस किया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने एडवाइस किया कि नहीं इसको विदहोल्ड कर दो, ठीक है, या राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर लीजिए, तो गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे ये करने के लिए सिर्फ 1 महीना है। यानी कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला कि इस बिल को विदहोल्ड कर दो तो 1 महीने के अंदर उनको करना पड़ेगा। अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला कि नहीं इस बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख दो तो वो 1 महीने के लिए, 1 महीने के अंदर ये काम कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रिटर्न द बिल विद मैसेज, कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वहां पे कंट्रेरी एक तरीके से सिचुएशन है कि एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, गवर्नर को नहीं लग रहा कि यार ये बिल सही नहीं है, इस तरह की कोई चीज है, और वो चाह रहे हैं कि हम इस बिल को विदहोल्ड कर दें, ठीक है, उनकी इच्छा है कि हम इसको विदहोल्ड कर दें, तो ऐसे में ये काम एक्चुअल में उनको 3 महीने के अंदर करना होगा। अगर वो चाहते हैं कि इस बिल को विदहोल्ड करना है तो वो 3 महीने के अंदर ये निर्णय लें। ऐसा नहीं हो 4-5 महीने लटकाया फिर उसके बाद मन आया तो विदहोल्ड कर दिया, नहीं। और विदहोल्ड करने के साथ साथ, यानी कि बिल को रोकने के साथ साथ, उन्हें वहां पे उसका एक रीजनेबल मैसेज देना पड़ेगा, यानी कि तर्क देना पड़ेगा कि उन्होंने इस बिल को क्यों रोका है। फिर तीसरी कंडीशन आती है रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर प्रेसिडेंट, कि अगर मान लो विदहोल्ड कर दिया तो 3 महीने के अंदर उन्हें यह डिसीजन लेना है। अगर यहां पे कंट्रेरी टू द एडवाइस ऑफ स्टेट काउंसिल मिनिस्टर, कि अगर लगता है कि बिल को एक्चुअल में वो नहीं विदहोल्ड नहीं करना चाह रहे, वो राष्ट्रपति को भेजना चाह रहे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति को भेजने के लिए भी उनके पास 3 महीने हैं,
कि अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे राष्ट्रपति को भेजना है तो 1 महीने है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के विरोधाभासी वो भेजना चाह रहा है तो 3 महीने का ऑप्शन है। अब यहां पे ध्यान करो, हम लोगों ने एक बार पढ़ा था कि काउंसिल यहां पे हर बिल को, जब केजरीवाल वाला इशू हुआ था दिल्ली का और भी कई सारे मुद्दे हुए थे, तो वहां पे एक सिचुएशन सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन बना रखी है कि आप प्रेसिडेंट के लिए हर बिल को रिजर्व नहीं कर सकते। वहां पे कुछ सिचुएशन है। पहला कि अगर स्टेट गवर्नमेंट का लॉ डीपीएसपी के प्रोविजन के अगेंस्ट है तो देन गवर्नर इज फ्री टू रिजर्व द विल फॉर प्रेसिडेंट, कि अगर वहां पे डीपीएसपी के विरुद्ध बनाया गया कोई कानून है तो फिर वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा था कि अगर कोई सेंटर और स्टेट के बीच में जो लॉज है उनके बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन आती है तो वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख सकता है। और अगर कोई बिल राज्य का नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध है, राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है, तो वो राष्ट्रपति के लिए रख सकते हैं। अब यहां पे उसी में ऐड ऑन हो गया कि इन 3 सिचुएशन में जब वो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखेंगे बिल को तो वो मैक्स 3 महीने के अंदर उनको निर्णय करना होगा। दोनों यहां पे और यहां पे अंतर है। यहां पे है कि ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिपरिषद ही कह रहा है कि इस बिल को राष्ट्रपति को रिजर्व कर दो, तो 1 महीने के अंदर करना है। या फिर अगर उनकी गवर्नर को यह लगता है कि नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस सही नहीं है और इस बिल को हमें रोकना है या राष्ट्रपति के लिए भेजना है, तो वो 3 महीने का टाइम है। दोनों में अंतर है। फिर उसके बाद ग्रांटिंग एसेंट टू द रिप्रेजेंटेड बिल। अब है क्या यहां पे कि फर्स्ट टाइम जब बिल पास होके आया, ठीक है, तो अब मान लो उन्होंने पहली बार में बिल आया, राष्ट्रपति के लिए बिल रिजर्व नहीं रखा, वो पहली बार में ही राष्ट्रपति के लिए बिल रिजर्व रख सकते हैं। मान लो उन्होंने क्या किया, रिकंसिडरेशन यानी सस्पेंसिव वीटो लगा दिया, पुनर्विचार के लिए भेज दिया, पुनर्विचार होके वापस से विधानमंडल ने दोबारा पास करके गवर्नर के पास भेज दिया। अब यहां पे फिर गवर्नर राष्ट्रपति के लिए रिजर्व नहीं रख सकते बिल। यह बिल्कुल क्लियर है कि अगर रिकंसिडरेशन इस्तेमाल हो चुका है तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व नहीं होगा, और उनके पास जब दोबारा पास होके आएगा तो 1 महीने के अंदर उनको वहां पे उसको पास करना ही होगा, वो फिर विदहोल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, उनको एसेंट देना ही होगा। तो ये चीजें यहां पे जो है तुम्हें ध्यान रखनी है, ये ऐड करना है। गवर्नर का जहां हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 200 में, वहां पे ये चीज अपडेट कर लेना। अब कंसर्न क्या है, सबसे बड़ा कंसर्न जिसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज मैंडमस। मैंडमस याद होगा कि हम लोग जब मैंडमस पढ़ रहे थे, मैंडमस यानी कि परमादेश, परम आदेश, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि मैंडमस कभी भी प्रेसिडेंट और गवर्नर के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होता है। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, जहां पर डिस्क्रिशनरी पावर है वहां पर मैंडमस का इस्तेमाल नहीं हो सकता। अब यहां पर दोनों ही चीजें जो मैंडमस के प्रोविजन है उनका वायलेशन हुआ है। मैंडमस के जो प्रोविजन है, ठीक है, उन दोनों ही प्रोविजन का यहां पे वायलेशन दिखाई देता है कि एक तो गवर्नर के अगेंस्ट आप वहां पे ऑर्डर नहीं कर सकते, दूसरा, ठीक है, कि जहां डिस्क्रिशनरी पावर है, जहां डिस्क्रिशनरी पावर है, उन डिस्क्रिशनरी पावर में जहां पर भी वहां पे स्वैच्छिक कार्य है वहां पर मैंडमस परमादेश जारी नहीं होता। तो यहां पे गवर्नर के अगेंस्ट ये हुआ है, और उनकी डिस्क्रिशनरी पावर, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने मन से दिया है। तो अब यहां पे सवाल यही उठेगा कि क्या आप गवर्नर को बाउंड कर सकते हो। इसी तरह का एक चीज पहले भी केसम मेघाचंद्र में भी हो चुका है। केसम मेघाचंद्र में गवर्नर को वहां पे जो तुम्हारे स्पीकर है, स्पीकर को टाइम बाउंड किया गया था। उस टाइम पर भी ये सवाल उठा था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को मैंडमस के दायरे में लाया जा सकता है। तो ये सवाल बहुत बड़ा है और ये आगे जाके क्वेश्चन मार्क उठेगा इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नर के ऊपर मैंडमस काम कर सकता है तो फिर प्रेसिडेंट भी इस दायरे में आ जाएंगे, और प्रेसिडेंट इस दायरे में आ जाएंगे तो फिर सिचुएशन बिल्कुल बदल जाएगी। तो यहाँ पे जो जो डिसीजन है वो बात अभी गवर्नर के लिए हो रही है, लेकिन क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये उठेगा कि जिस तरीके से गवर्नर को एक्चुअल में टाइम बाउंड किया गया है, तो क्या प्रेसिडेंट को भी टाइम बाउंड किया जाएगा?
बिल्स को कॉन्टेक्स्ट में या दूसरे और चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे उनकी सबसे बड़ी डिबेट वहाँ पे प्रेसिडेंट की जुडिशियल पावर को लेके होती है, फांसी की सजा को माफ करने के लिए होती। तो यहाँ पे इस तरीके के जो सवाल है ना, वो सवाल अब ओपन हो गए। ये एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स ओपन हो रहा है। दूसरा कि इसका जो रिजल्ट है वो एक्चुअल में ये है कि फेडरल प्रिंसिपल और स्टेट ऑटोनॉमी की विक्ट्री हुई है, कि नो डाउट कि जिस तरीके से वहाँ पे सेंटर गवर्नर की जो पोजीशन है उसका वहाँ पे मिसयूज होता था, जिस तरीके से वहाँ पे एज अ पपेट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स, तो यहाँ पे फेडरल ऑटोनॉमी या फेडरलिज्म का जो है प्रोविजंस को उसको वहाँ पे पावर मिली। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि कंप्लीट जस्टिस के लिए जो आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता था आर्टिकल 142, क्या उसका दायरा बढ़ गया है? क्या अब वो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा? ये तीन सवाल, ये एक चीज तो पॉजिटिव है, लेकिन यहां पे दो सवाल बहुत बड़े हैं। इनके ऊपर आगे फर्दर अभी एस्केलेशन उठेगा और ये फर्दर एक्चुअल में फ्यूचर में जाके कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशंस को और एक्सपैंड करेंगे। तो ये चीज़ें हमें दिमाग पे रखनी है, और फर्दर ये चीज़ें फिलहाल के लिए तुम एज अ लिख सकते हो कि जब भी तुम्हें वहाँ पे चैलेंजेस वगैरह लिखना हो, ठीक है, तो वहाँ पे तुम्हें इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो फिलहाल के लिए। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और ये जो अभी रिसेंट में हुआ है इसको अपने नोट्स वगैरह में तुम अपडेट कर लो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल के एग्ज़ाम में चांसेस कम है आने का, लेकिन तुम्हारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब प्री दोगे या मेंस दोगे तो उस टाइम पे तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।